क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रोमांच के लिए जहां हर पन्ना एक नया मोड़ लाता है। मैं हूं डीएनएन और आप सभी का स्वागत है डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में। यहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं ग्लोबल म्यूटेशन, स्वॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर। पुनर्जन्म, प्रलय से 3 घंटे पहले। समानांतर दुनिया, स्टार ब्लू महाद्वीप के अनलोंग साम्राज्य। एक शांत कक्षा में, जहां केवल शिक्षक के व्याख्यान की आवाज सुनाई दे रही थी, अचानक एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। तेरी तो! उस अचानक चीख ने कई छात्रों को चौंका दिया, जिससे वे गुस्से में बड़बड़ाते हुए आवाज की दिशा में घूरने लगे। खिड़की के पास तीसरी पंक्ति में गू किजुए पसीने से तरबतर था। उसकी आंखें अविश्वास के साथ अपने आसपास के परिचित लेकिन अजीब माहौल को स्कैन कर रही थीं। गू किजुए, क्लास में चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई समस्या है? अगर सुनना नहीं चाहते तो सो सकते हो। मैंने अपने पढ़ाने के इतने सालों में तुम्हारे जैसे कई बेकार लोग देखे हैं। लेक्चरर एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी पैनी नज़र ठंडी तरह से गू किजुए पर टिकी थी। गू किजुए ने उस गंजे शिक्षक को नज़रअंदाज किया, चुपचाप बैठ गया और खिड़की के बाहर धूप से भरे खेल के मैदान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी, एक ऐसा भाव जो उसकी उम्र के अनुकूल नहीं था। उसने अपना फ़ोन निकाला और चेक किया। वह मुस्कुराया। मैं वास्तव में उस प्रलय के नरक से पुनर्जन्म रीबर्थ लेकर अपने विश्वविद्यालय के दिनों में वापस आ गया हूँ, वैश्विक विपथन एबरेशन शुरू होने से ठीक 3 घंटे पहले। गू किजुए की आंखें फटी की फटी रह गईं, फिर उत्साह से चमक उठी। अभी विपथन नहीं फटा है। दोपहर के 2 ही बजे हैं। मेरे पास तैयारी के लिए अभी भी 3 घंटे हैं। इस विचार के साथ वह खड़ा हुआ और बोला, सर, मैं शौचालय जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने शिक्षक की अनुमति का इंतजार नहीं किया और तेजी से कक्षा से बाहर निकल गया। इमारत छोड़ते ही उसके कदम तेज हो गए और वह लगभग दौड़ने लगा। वह स्कूल के गेट से बाहर निकला और सीधे पीछे के पहाड़ की ओर चल दिया। दौड़ते हुए वह खुद से बड़बड़ाया, अभी भी 3 घंटे हैं, पता नहीं इतना समय काफ़ी होगा या नहीं। उसे धुंधला सा याद था कि आज ठीक शाम 5 बजे, जब आकाशगंगा जैसी अरोरा नीले ग्रह पर छा जाएगी, तो दुनिया भर के लगभग 60 से 70% पेड़ पौधे और जीव जंतु, जिनमें इंसान भी शामिल थे, विभिन्न भयानक राक्षसों में बदल जाएंगे। महज कुछ ही घंटों में मानवता ने हजारों सालों में जो व्यवस्था स्थापित की थी, वह ढह गई। उस नारकीय प्रलय में जीवित रहने के लिए गू किजुए ने गटर के चूहे तक निगले थे और उत्परिवर्तित राक्षसों म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को खाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पचाना नामुमकिन था। वह 8 साल तक संघर्ष करते हुए किसी तरह जीवित रहा। अंततः एक राक्षस द्वारा उसका सिर जिंदा चबा लिया गया। चाहे ये सपना हो या वास्तविक पुनर्जन्म, बिना पागलपन के कोई बुद्ध नहीं बन सकता। गू किजुए की नज़रें सर्द थीं और उसकी दौड़ने की गति बढ़ गई। 20 मिनट बाद वह आखिरकार स्कूल के पीछे के पहाड़ पर पहुंच गया। उसे याद था कि विपथन शुरू होने के बाद इसी पहाड़ में एक ब्लैक ड्रैगन का जन्म हुआ था। वह ड्रैगन इतना शक्तिशाली था कि उसने मानवता के सुपर मार्शल वॉरियर्स की धज्जियां उड़ा दी थीं। सुपर मार्शल वॉरियर क्या है? जो इंसान या जीव उस रहस्यमयी रोशनी की चपेट में आने के बाद राक्षस नहीं बने, उनके पास सुपर मार्शल आर्ट्स जगाने का मौका था। यह एक मार्क चिन्ह था जिससे शक्तिशाली कवच को शरीर पर बुलाया जा सकता था। पिछले जीवन में गू किजुए इसे जागृत नहीं कर पाया था। एक साधारण इंसान के रूप में 8 साल जीवित रहना ही उसकी सीमा थी। अब जब वह पुनर्जन्म ले चुका था और फिर भी मार्शल आर्ट्स नहीं जगा सकता था, तो उसे दूसरा रास्ता चुनना था। उसे उस काले सांप को ढूंढना था जो ब्लैक ड्रैगन में बदलने वाला था। लेकिन इतने विशाल पहाड़ में उसे कैसे ढूंढा जाए? गू किजुए पसीने से लथपथ होकर झाड़ियों में उसे खोजता रहा। शायद किस्मत उसके साथ थी। 2 घंटे बाद सामने की झाड़ियों में उसने एक भयानक काला सांप देखा, जो पूरी तरह काला था और एक पेड़ की छाया में कुंडली मारकर झपकी ले रहा था। ये तो ब्लैक माम्बा है। सांपों का ज्ञान रखने वाले गू किजुए ने इसे पहली नज़र में ही पहचान लिया। हालांकि नाम में ब्लैक है, लेकिन इनका रंग कम ही काला होता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति थी। उसे समझ नहीं आया कि यह यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन अब समस्या इसे पकड़ने की थी। अगर जरा सी भी चूक हुई और उसने काट लिया, तो वह प्रलय आने से पहले ही मर जाएगा। वह उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि उसे ऑरोरा के आने से ठीक पहले इसे जिंदा निगलना था। केवल तभी यह संभव था कि जब रोशनी चमके तो वह ब्लैक माम्बा के जीन प्राप्त कर सके और उसके साथ विकसित इवॉल्व हो सके। सफल हो जाओ या कोशिश करते हुए मर जाओ। तभी पास ही से एक म्याऊं की आवाज़ आई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा धारीदार बिल्ली टैबी कैट उस सांप की ओर दबे पांव बढ़ रही थी। बिल्ली और सांप के बीच लड़ाई छिड़ गई। बिल्ली के पंजों के प्रहार से काला सांप अधमरा हो गया। भगवान सचमुच मेरी मदद कर रहे हैं। जब बिल्ली सांप को खाने ही वाली थी, गू किजुए एक दहाड़ के साथ बाहर निकला और बिल्ली को डराकर भगा दिया। उसने सावधानी से एक लकड़ी की छड़ी ली और सांप के सिर को पकड़ लिया। उसने अपना फ़ोन चेक किया।
शाम के 4:59। शुक्र है, मैंने समय पर कर लिया। वह विफलता से नहीं डरता था। प्रलय में एक साधारण इंसान बनकर जीना मौत से भी बदतर था। अब 59 और 20 सेकंड हो चुके थे। ऑरोरा वायुमंडल में उतर चुका था। गुकिजुए का दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही आखिरी 20 सेकंड बचे और आसमान चमकने लगा, उसने अपना मुंह खोला और उस सांप को निगल लिया। गट-गट, गुकिजुए के लिए, जिसने अपने पिछले जीवन में कच्चे चूहे तक खाए थे, इस सांप को जिंदा निगलना उल्टी की तीव्र इच्छा और थोड़ी बेचैनी के अलावा डरने जैसी कोई बात नहीं थी। क्योंकि उसने जो भयावह मंजर देखे थे, उनके सामने एक जहरीले सांप को निगलना मामूली बात थी। जैसे ही उसने उसे निगला, गुकिजुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ब्लैक मांबा उसकी पेट और आंतों के भीतर पागलों की तरह छटपटाने और संघर्ष करने लगा है। गुकिजुए ने अपनी तकलीफ को दबाया और उसे एक एक घूंट कर नीचे उतारा। पूरा सांप निगलने के बाद भी उसे अपने पेट के अंदर उसकी तड़प महसूस हो रही थी। लेकिन उसी क्षण एक चकाचौंध कर देने वाली ऑरोरा रोशनी खामोशी से गुजर गई। उसी पल गुकिजुए के शरीर के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। वह छटपटाता हुआ ब्लैक मांबा मानो एक जलते हुए सांप में बदल गया, जो उसके शरीर के भीतर आग लगा रहा हो। असहनीय जलन के कारण गुकिजुए दर्द से कराह उठा। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि ठीक उसी समय उसके जीन्स में भयानक उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो रहा था। कुछ ही सेकंड बाद गुकिजुए की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसने अचानक आसमान की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई। उस पल उसके पूरे शरीर पर काले ड्रैगन के तराजू स्केल्स उभर आए और उसके सिर के काले बाल पल भर में सफ़ेद हो गए। वह जमीन पर लौटने लगा। पूरे शरीर में ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसके अंदर का खून मानो जल रहा था और उसकी हड्डियां एक एक करके टूटकर फिर से जुड़ रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह महसूस कर सकता था कि पूरा ब्लैक मांबा उसके साथ एकीकृत फ्यूजन हो रहा है। कुछ समय बाद गुकिजुए की रीढ़ से 2 काले ड्रैगन बाहर निकले, जिससे एक पल के लिए खून के फव्वारे छूटे, लेकिन घाव तुरंत भर गए। उसके सिर पर ड्रैगन के सींग निकल आए और शरीर पर बने काले तराजू धीरे धीरे उसकी त्वचा और मांस में समा गए, पीछे छोड़ गए धुंधले काले ड्रैगन के निशान। उसके दांत बेहद नुकीले हो गए और 2 ड्रैगन फैंग्स जहरीले दांत भी निकल आए। जैसे ही दांत बढ़े, सिर के सींग वापस खोपड़ी में विलीन हो गए। इसके तुरंत बाद उसकी रीढ़ के निचले हिस्से से एक काली ड्रैगन की पूंछ निकल आई। पूंछ पूरी होने के बाद उसकी पीठ पर मौजूद वे 2 भयानक ड्रैगन भी उसकी रीढ़ में समा गए। कुछ सेकंड बाद गुकिजुए की छाती पर एक काला ड्रैगन टैटू उभर आया। जब वह सजीव टैटू पूरी तरह बन गया, तो पीछे की पूंछ भी शरीर के अंदर समा गई। दहाड़, अपने शरीर के भीतर विस्फोटक शक्ति और मन में विरासत की यादों लेगेसी मेमोरीज की लहरों को महसूस करते हुए गुकिजुए ने आसमान की ओर दहाड़ लगाए। उसकी शर्ट फट गई थी, जिससे उसकी सुगठित मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं जो अद्वितीय शक्ति से भरी थीं। हा, मैं सफल हो गया। उसने अपने भीतर की शक्तिशाली ताकत को महसूस किया और उत्तेजना के साथ हंसा। अब उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, पुतलियां लाल थीं और माथे पर एक काला ड्रैगन निशान था। मालिक, अचानक गुकिजुए के दिमाग में एक मासूम सी आवाज़ गूंजी। मालिक, मैं वही ब्लैक मांबा हूं जिसे आपने निगला था। आप वास्तव में एक पुनर्जन्म लेने वाले रीबर्थ कल्टिवेटर हैं। आपके पिछले जीवन की यादें कितनी खौफनाक हैं। क्या मैं इतना शक्तिशाली था? कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे निगलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। गुकिजुए की पीठ से 2 ड्रैगन के सिर बाहर निकले और मासूम लहजे में बोले। गुकिजुए हैरान था। तुम मेरी यादें देख सकते हो। उसने पाया कि हालांकि उन 2 ड्रैगन के अपने विचार थे, लेकिन वे उसके शरीर का हिस्सा थे। ब्लैक मांबा ने जवाब दिया, मालिक, अब हम एक हैं, अटूट, लेकिन शरीर का नियंत्रण आपका ही रहेगा। मुझे सचमुच खेद है। गुकिजुए को समझ नहीं आया कि क्या कहे। कोई बात नहीं, मालिक, अब हम आपके पिछले जीवन से भी अधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम हैं। ब्लैक मांबा की आवाज़ बहुत मासूम थी। ठीक है, अब से तुम्हारा नाम शाओ याओ है। इस युग के अधिपति हम ही होंगे। गुकिजुए ने संतुष्टि के साथ शाओ याओ के सिर को सहलाया। तभी दूर से एक दहाड़ सुनाई दी। वह धारीदार बिल्ली, जिसने पहले सांप को परेशान किया था, अब एक बैल के आकार के राक्षस में बदल चुकी थी, जिसके पंख थे, 3 सिर थे और बाल लोहे की सुइयों जैसे थे। मालिक, इसे मार डालो। शाओ याओ दहाड़ा। बिल्ली के राक्षस ने हमला किया, लेकिन गुकिजुए की गति अविश्वसनीय थी। उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाए। उसके हाथ अभेद्य और नुकीले ड्रैगन क्लॉज पंजों में बदल गए और उसने एक ही वार में उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत शक्तिशाली। गुकिजुए ने अपने पंजे वापस खींचे और कहा, शाओ याओ, इसे खा लो। शाओ याओ ने अपने बड़े मुंह से लाश को खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मांस खाया, गुकिजुए ने अपने शरीर में गर्मी की लहरें महसूस की। उसे समझ आ गया कि वह धूप से नहीं, बल्कि शक्तिशाली मांस खाकर अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। जल्द ही शाओ याओ ने खाना खत्म किया और कहा, मालिक, चलिए किसी को मारते हैं।
आपके पिछले जीवन में स्कूल का वह टिड्डा तुच्छ व्यक्ति आपको जानवर की तरह समझता था न? चलिए उसे मार डालते हैं। गू किजुए की यादें अब शाओ याओ की थीं। गू किजुए ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, पिछले जीवन का कारण, इस जीवन का फल। मैं उसके अंग अंग अलग कर दूंगा। गू किजुए तेजी से पहाड़ से नीचे उतरा। वह व्यक्ति जिसे वह मारने जा रहा था एक बहुत बड़े अरबपति का बेटा था, जिसके दादा सेना में एक बड़े पद पर थे। यद्यपि रहस्यमयी ऑरोरा ध्रुवीय ज्योति पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन अगले 3 घंटों तक बड़े पैमाने पर उत्परिवर्तन म्यूटेशन दिखाई नहीं देने वाला था। गू किजुए, जिसे अपने पिछले जीवन का अनुभव था, जानता था कि उत्परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है और बड़े पैमाने पर उत्परिवर्तित जीव म्यूटेटेड क्रीचर्स लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही दिखाई देंगे। जिस धारीदार बिल्ली को उसने अभी मारा था वह इतनी जल्दी इसलिए उत्परिवर्तित हुई क्योंकि ब्लैक माम्बा के समलन फ्यूजन के दौरान गू किजुए ने उसकी उत्परिवर्तन गति को तेज कर दिया था। इसलिए वर्तमान में स्टार ब्लू कॉन्टिनेंट अभी भी तुलनात्मक रूप से शांत था। अभी शाम के 5:25 बजे थे। गू किजुए स्कूल की पिछली पहाड़ी से नग्न बदन बाहर निकला। अगस्त की धूप अभी भी तप रही थी। स्कूल वापस जाते समय उसने कई लोगों को उस ऑरोरा के बारे में चर्चा करते सुना जो अभी उनकी आंखों के सामने से गुजरी थी। यह अगले 2-3 घंटों की शांति है, इसका भरपूर आनंद ले लो। गू किजुए ने मन ही मन ठंडेपन से उपहास किया। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंचा तो छुट्टियां होने के कारण छात्रों का आना जाना लगा था। लड़के और लड़कियां 2-2, 3-3 के समूहों में थे। गू किजुए स्कूल के अंदर नहीं गया बल्कि बाहर ही रुक गया। वह लिन शुयुन के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जहां तक उसे पता था, लिन शुयुन शाम करीब 5:30 बजे अमीर घर के बिगड़े हुए लड़कों के एक समूह के साथ रात के खाने के लिए बाहर निकलता था। अब 5:27 बज चुके थे। स्कूल के गेट पर इंतजार करते हुए उसके सफ़ेद बाल, नग्न ऊपरी शरीर और छाती पर बना ब्लैक ड्रैगन टैटू उसे एक विशिष्ट दृश्य बना रहा था। स्त्री और पुरुष दोनों की अजीब निगाहें उस पर पड़ी और उसके बाद तरह तरह की कानाफूसी शुरू हो गई। देखो देखो, कुछ ही घंटों में तुम सब रोओगे। गू किजुए ने एक ठंडी मुस्कान दी, पास की दुकान से सिगरेट का एक पैकेट खरीदा, एक निकाली और सुलगा ली। मालिक, मैं महसूस कर सकता हूं कि इन छात्रों के भीतर के जीन बदलने लगे हैं। इसी समय शियाओ याओ की आवाज़ गूंजी। गू किजुए ने सिर हिलाया, ये सामान्य है। 1 घंटे से थोड़े अधिक समय में इंसान, जानवर, पौधे और अन्य सभी धीरे धीरे पूरी तरह से उत्परिवर्तित हो जाएंगे और फिर उनकी संख्या बढ़ती ही जाएगी। दुनिया के 70% जीवित प्राणियों का उत्परिवर्तन पूरी तरह से यादृच्छिक रैंडम होता है और तब तक प्रमुख युद्ध क्षेत्र भी इसका सामना करने में असमर्थ होंगे। शिकार का सामना जल्द ही। गू किजुए ने इस शिकार के लक्ष्य को देख लिया। वह 18-19 साल का एक सुंदर युवक था जिसने स्कूल की वर्दी नहीं बल्कि सफ़ेद सूट पहन रखा था। उसके साथ कई आवारा अमीर लड़के थे जो बातें करते और हंसते हुए बाहर निकल रहे थे। लिन शुयुन। इस व्यक्ति को देखकर गू किजुए को अपने पिछले जीवन का वह दृश्य याद आ गया जब इन अमीर लड़कों ने खुद बचने के लिए उसे राक्षसों के सामने धकेल दिया था, जिसके कारण उसने अपनी 3 उंगलियां खो दी थीं और वह मरते मरते बचा था। गू किजुए के चेहरे पर क्रूरता की झलक आए और वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। तुम कौन हो? एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, एक बिगड़े हुए लड़के ने उसे आते देख ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। कोई आवारा है। लिन शुयुन ने गू किजुए पर नजर डाली और उपहास करते हुए कहा, दफा हो जाओ। गू किजुए ने कुछ नहीं कहा। वह उसके सामने आया और इससे पहले कि लिन समझ पाता, उसने अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली और तुरंत उसका दायां हाथ उखाड़ डिस्लोकेट दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे हक्के बक्के रह गए। लिन शुयुन के पीछे खड़े 3 अमीर लड़के डर से पीले पड़ गए और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। डर के मारे उनके पैर कांपने लगे। मुझे बचाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लिन शुयुन का चेहरा राख जैसा हो गया था। वह चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। स्कूल से बाहर निकल रहे छात्र, विशेषकर लड़कियां, डर के मारे जोर जोर से चीखने लगीं। गू किजुए ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और एक झटके में लिन शुयुन का दूसरा हाथ भी उखाड़ दिया। उस असहनीय दर्द ने उसे होश में ला दिया। तुम कौन हो? हमारी क्या दुश्मनी है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं और मेरे दादा कौन हैं? लिन शुयुन हताशा और आतंक में चिल्लाया। जल्दी करो और इस पागल को रोको। कई लड़कियां चिल्लाईं, धत तेरे की, तुम खुद क्यों नहीं जाती? जो अकेले दम पर किसी का हाथ उखाड़ सकता है वह तुम जैसी चुगलखोरों को एक थप्पड़ में मार डालेगा, एक लड़के ने गुस्से में जवाब दिया। वे मदद करने के बजाय और पीछे हट गए। धाड़। गू किजुए ने आसपास की डरी हुई निगाहों और चीखों को नजरअंदाज करते हुए लिन शुयुन को जमीन पर पटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम चाहे जो भी हो, आज मैं तुम्हारे चारों अंग बेकार कर दूंगा। अगले ही पल उसने लिन शुयुन के एक घुटने को कुचल दिया। रुको। तभी स्कूल के 2 सुरक्षा गार्ड बिजली के डंडे इलेक्ट्रिक बैटन्स लेकर वहां पहुंचे। क्या तुम जानते हो दखल देने वालों का क्या होता है?
गुकीजुए की खौफनाक हत्यारी आभा भड़क उठी और उसकी ठंडी निगाहें गार्डों पर जम गईं। वे डर के मारे वहीं रुक गए। उसी क्षण गुकीजुए ने लिन शुयुन का दूसरा घुटना भी कुचल दिया। वह चीखते हुए पूरी तरह बेहोश हो गया। कितना सुकून है! दुश्मन को व्यक्तिगत रूप से यातना देने और मारने के आनंद ने गुकीजुए के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान ला दी। बिना किसी सुपर मार्शल टैलेंट के उत्परिवर्तित कयामत अपोकलिप्स में 8 लंबे वर्षों तक जीवित रहने के कारण उसकी क्रूरता उसकी हड्डियों में बस गई थी। अंतिम प्रहार। एक सुरक्षा गार्ड ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तुम वैसे भी मरने वाले हो। 2 घंटे पहले मरना भी मौत ही है। गुकीजुए ने एक हाथ से बिजली का डंडा पकड़ा और गार्ड के सीने पर मुक्का मारा। मुक्का इतना जोरदार था कि गार्ड का सीना धंस गया और वह 10 मीटर दूर जाकर गिरा। उसकी सांसें वहीं थम गईं। आसपास के छात्र खौफ में पीछे हट गए। कोई पुलिस को फोन कर रहा था तो कोई एम्बुलेंस को। गुकीजुए ने लिन शुयुन की गर्दन को पैर से कुचलकर उसका काम तमाम कर दिया। बिखर जाओ, तुम में से कुछ ही लोग 1 घंटे बाद जीवित बचेंगे। इस तरह की चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पिछले जीवन के दुश्मन को मारकर गुकीजुए ने राहत महसूस की। उसने एक ठंडा बयान दिया और वहां से चला गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका रास्ता रोके। भीड़ से निकलकर वह कुछ ही छलांगों में ओझल हो गया। वह स्वभाव से अकेला था और उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। प्रलय का तांडव। शाम के 6:30 बजे। आपातकालीन समाचार। रहस्यमयी ऑरोरा के स्टार ब्लू कॉन्टिनेंट से गुजरने के बाद देश के प्रमुख क्षेत्रों में कई भयानक उत्परिवर्तित राक्षस म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स दिखाई दिए हैं। ये संभवतः ऑरोरा के प्रभाव का परिणाम है, जिससे विशेष शारीरिक संरचना वाले जीवों में उत्परिवर्तन हुआ है। हम आम जनता से आग्रह करते हैं कि वे अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और किसी भी परिस्थिति में बाहर न निकलें। बाहर बिल्कुल न जाएं। जैसे जैसे समय बीतता गया उत्परिवर्तित राक्षस प्रकट होते रहे। क्यानलोंग साम्राज्य ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सबसे जरूरी समाचार जारी किया। ये खबर देखते ही देखते सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैल गई। यदि पहले ऑरोरा नहीं दिखी होती तो लोग कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी वे आधे अधूरे संशय में थे। पर जैसे ही उनके आसपास के लोग राक्षसों में बदलने लगे, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो अपलोड होने लगे। क्या कयामत आ गई है! रसद। जब प्रलय आता है तो राशन और रसद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अभी भी समय है, जल्दी करो और सामान जमा कर लो। धत्तेरे की! प्रलय सच में आ गया है। मैंने अपनी आंखों से अपने पिता को राक्षस बनते देखा है। मैं अभी बिस्तर के नीचे छिपा हूं, आवाज करने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं क्या करूं? क्यानलोंग साम्राज्य के 1.4 अरब लोग सब घबरा गए। सुपरमार्केट लोगों से खचाखच भर गए, जो पागलों की तरह अनाज, फ्रोजन फूड और अन्य सामान झपट रहे थे। पूरे देश के बड़े शहरों में लोगों की घबराहट और हताशा भरी चीखें हर तरफ सुनी जा सकती थीं। समय समय पर खूंखार राक्षसों को दहाड़ते और इंसानों का पीछा करते देखा जा सकता था। एक के बाद एक व्यस्त शहर में चीखें और दहाड़ें गूंज रही थीं। कुछ लोग जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगा, फिर उनके सिर फट गए और वहां एक खून जैसा लाल जबड़ा निकल आया, बिना आंखों वाला एक बेहद विभत्स सिर। जैसे ही उसका सिर उत्परिवर्तित हुआ, उसका शरीर भी सूज गया। पीठ से टेंटेकल्स स्पर्शिक निकल आए, छाती पर आंखें उगाई और उसका पूरा शरीर डरावने शल्कों स्केल्स की एक परत से ढक गया। जैसे ही इस उत्परिवर्तित व्यक्ति का रूपांतरण पूरा हुआ, उसकी पीठ के टेंटेकल्स अचानक फैल गए और उसके पूर्व साथियों को जकड़ लिया। उनकी दिल दहला देने वाली चीखों के बीच उस राक्षस ने उन्हें एक एक कर चबाना शुरू कर दिया। ये भयानक दृश्य देश के हर शहर, हर सड़क पर दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि कुछ पेड़, जिनकी शाखाएं और पत्तियां तुरंत सूखकर पीली पड़ गई थीं, उनमें से डरावने टेंटेकल्स निकले और वे गुजरने वाले इंसानों को निगलने लगे। असली महाविनाश आ चुका था। हुआंगटियन ग्रुप की इमारत। उद्धरण चिन्ह ... तौबा, ये तो नर्क है। पिछले जीवन में 8 साल तक जीवित रहना मेरे लिए वाकई आसान नहीं था। हुआंगटियन ग्रुप बिल्डिंग के चेयरमैन के दफ्तर में गुकीजुए 100वीं मंजिल की विशाल कांच की खिड़की से पूरे शहर को नीचे देख रहा था। उसने देखा कि सड़कें और रिहायशी इलाके हर तरह के घृणित और विभत्स राक्षसों से भरे हुए थे। चाहे वे उत्परिवर्तित इंसान हो, जानवर हो या पौधे, वे इंसानों के झुंडों का पीछा कर रहे थे। दफ्तर के अंदर राक्षसों की 4 लाशें पड़ी थीं। गुकीजुए के हाथ में एक कटाना जापानी तलवार थी। ये तलवार कोई साधारण चीज नहीं थी। इसे हुआंगटियन ग्रुप के चेयरमैन ने भारी रकम खर्च करके विशेष रूप से बनवाया था। यह इतनी तेज थी कि लोहे को काटने पर भी इसकी धार कुंद नहीं होती थी। गुकीजुए यहाँ स्वाभाविक रूप से इसी कटाना के लिए आया था। राक्षस इतने घृणित थे कि वह उन्हें खाली हाथों से छूना भी नहीं चाहता था। मालिक, क्या हमें पहले कुछ रसद सप्लाईज लेनी चाहिए, या हमें पहले शहर के चिड़ियाघर में मंकी किंग से निपटना चाहिए? शियाओ याओ की आवाज़ गुकीजुए के दिमाग में गूंजी। तभी दरवाजे के बाहर से एक महिला की चीख सुनाई दी।
फिर पेशेवर सूट और सूट पहने एक सुंदर महिला चिल्लाती हुई दफ्तर में घुसी और घबराहट में दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। वह फर्श पर गिर पड़ी, उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था। तुम! उसी पल उसने नोटिस किया कि चेयरमैन के दफ्तर में एक अजनबी मौजूद है। उसने वहां राक्षसों की 4 लाशें भी देखीं। गुकिजुए ने बेरुखी से उस महिला पर नजर डाली और दरवाजे की ओर बढ़ा। ये देखकर महिला डर के मारे एक तरफ खिसक गई। उसके मन में एक कुटिल विचार आया, क्या मैं इस व्यक्ति का उपयोग बाहर के राक्षसों को बहलाने के लिए कर सकती हूँ ताकि मैं लिफ्ट से भूमिगत गोदाम में जा सकूं। यहाँ आते समय उसने पहले ही कई साथियों को धोखा दिया था। अब किसी और को देखकर उसके मन में फिर से दुर्भावना जाग उठी। उसे अपनी सुंदरता पर भरोसा था कि कोई भी पुरुष उसे देखकर पिघल जाएगा। धाड़ धाड़ धाड़! अचानक दफ्तर के दरवाजे पर जोरदार प्रहार हुए। महिला के पैर डर के मारे जवाब दे गए। गुकिजुए ने उसे नजरअंदाज किया और दरवाजा खोलने लगा। नहीं! महिला दर्द भरी आवाज में चिल्लाई। लेकिन गुकिजुए ने दरवाजा खोल दिया था। सब खत्म हो गया। महिला फिर से फर्श पर ढेर हो गई। तुरंत ही कीड़ों जैसे 2 उत्परिवर्तित राक्षस अपने नुकीले पंजे लहराते हुए अंदर झपटे। गुकिजुए की कटाना म्यान से बाहर निकली। एक ठंडी चमक और खून की 2 धारों के साथ उन दोनों राक्षसों के सिर धड़ से अलग हो गए। महिला ये देखकर दंग रह गई, फिर उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। वह लड़खड़ाती हुई उठी और गुकिजुए के पास जाकर बोली, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। तुम हो क्या? गुकिजुए ने उसे ठंडी नज़र से देखा, उपहास किया और आगे बढ़ गया। नहीं, मैं बदले में अपना शरीर सौंप दूंगी, प्लीज क्या तुम मुझे साथ ले चलोगे? उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। दफा हो जाओ, इस कयामत में औरतों की कीमत सबसे कम है और तुम जैसी चरित्रहीन की तो बिल्कुल नहीं। गुकिजुए ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा, उसे लिफ्ट के बाहर ही रोक दिया और पहली मंजिल का बटन दबाया। कमीने, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं श्राप देती हूँ कि तुम तड़प तड़प कर मरोगे। महिला हताशा में चिल्लाई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, उसने गुकिजुए का पूरी तरह से भावहीन चेहरा देखा। हुआंगटियन बिल्डिंग की हर मंजिल पर राक्षस थे और जीवित बचे लोग भी। गुकिजुए ने सबको नजरअंदाज किया। प्रलय में इंसानी दिल सबसे काला होता है। अगर आप किसी को बचाते हैं तो जरूरी नहीं कि वह आभारी हो, वह आपकी पीठ में छुरा भी घोंप सकता है। लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची और दरवाजा खुलते ही 4 राक्षस सामने आ गए। गुकिजुए ने आगे बढ़कर अपनी कटाना से उन्हें ऐसे काट दिया जैसे तरबूज काट रहा हो। हालांकि वह जानता था कि ये सबसे कमजोर राक्षस हैं, इसलिए उसने शियाओ याओ को उन्हें निगलने के लिए बाहर नहीं निकाला। रात का सफर। अब रात के करीब 8 बज रहे थे। रात के आकाश में 2 चंद्रमा एक साथ लटके हुए थे, एक चमकीला और साफ और दूसरा बड़ा और धुंधला ग्रे। मालिक, हम कहाँ जा रहे हैं? शियाओ याओ ने पूछा। एक अंडरग्राउंड गैंग को वश में करने। एक अकेले इंसान की ताकत सीमित होती है। जिस गैंग को मैं वश में करने वाला हूँ उसमें 6 या 7 सुपर मार्शल वॉरियर्स हैं। गुकिजुए हुआंगटियन बिल्डिंग से बाहर निकला, आसमान के 2 चंद्रमाओं को देखा, रास्ते में आने वाले 3 राक्षसों को ढेर किया और रात के अंधेरे में ओझल हो गया। नरक की आग, जागृति और प्यास। धरती पर नरक जैसा युग आ चुका था। हालांकि प्रलय के राक्षस भयानक थे, लेकिन इंसानों के दिल भी उतने ही गंदे थे। भोजन, औरतें, शक्ति, उत्तरजीविता, महत्वाकांक्षा, ये सब इच्छाओं की एक भट्टी जैसा था। गुकिजुए अंधेरे में चल रहा था। इस स्तर पर उसे अभी तक कोई सुपर मार्शल वॉरियर नहीं दिखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुपर मार्शल वॉरियर्स उत्परिवर्तित राक्षसों की तुलना में कुछ घंटे बाद जागृत होते हैं। पुफ! एक सड़क पर गुकिजुए ने हाथी के आकार के एक आवारा कुत्ते को काट गिराया, जिसका पूरा शरीर मुंह से ढका हुआ था। उसकी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन तुरंत भोजन के लिए आगे बढ़े। गुकिजुए को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे शियाओ याओ ने राक्षसों की लाशों को निगला, उसका खाली पेट धीरे धीरे भरने लगा। अगर शियाओ याओ का राक्षसों को खाना मेरे खाने के बराबर है तो क्या दुनिया के सभी राक्षस मेरा भोजन नहीं बन जाएंगे? गुकिजुए के चेहरे पर अप्रत्याशित खुशी दिखाई दी। शायद अब मैं इंसान नहीं रहा। जब से गुकिजुए ने अपनी पीठ से जुड़वां ड्रैगन को मुक्त किया था, तब से पास से गुजरने वाले राक्षस भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसे देखते ही वे अपनी जान बचाकर भागने लगते। उसने सिर झटक दिया। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वह इंसान है या नहीं, जब तक वह जीवित है। अगर वह राक्षस भी बन जाए तो क्या मायने रखता है। हालांकि उसकी भूख तो मिट गई थी, लेकिन उसे प्यास बहुत लग रही थी। सुपरमार्केट का दृश्य। जैसे ही गुकिजुए पानी खोजने ही वाला था, डा 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 डा, अचानक एक दूर की सड़क से भारी गोलीबारी की आवाज गूंजी। वह कुछ ही कदमों में उस ओर पहुंच गया। सामने एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट था। प्रवेश द्वार के बाहर 20-30 हथियारबंद सैनिक चारों दिशाओं से आ रहे राक्षसों के झुंड पर पागलों की तरह गोलियां चला रहे थे। गोली चलाओ, डरो मत, गोलियां बर्बाद मत करो, उनके सिर पर निशाना लगाओ।
इन राक्षसों को खत्म करो, फिर लोहे का दरवाजा बंद करके मुख्य सेना के आने का इंतजार करेंगे। कैप्टन, हम और नहीं रुक सकते। हमारी गोलियां खत्म होने वाली हैं। अगर ऐसा हुआ तो न केवल हम मारे जाएंगे बल्कि अंदर मौजूद 100 से ज्यादा लोग भी खत्म हो जाएंगे। सैनिक घबराने लगे थे। अचानक अंधेरे से एक नुकीला टेंटिकल निकला और 3-4 सैनिकों को एक साथ आर पार छेदते हुए खींच ले गया। धत्तेरे की, अंधेरे में कोई शक्तिशाली राक्षस छिपा है। कैप्टन का चेहरा उतर गया। सुपरमार्केट के अंदर 100 से अधिक लोग दुबके हुए थे जो बाहर की आवाजें सुनकर कांप रहे थे। पिछले जीवन में गू किजुए भी उन्हीं में से एक था, लेकिन वह इतना भाग्यशाली नहीं था कि उसे सेना मिल सके। दानव या मानव। तभी अचानक राक्षसों ने हमला करना बंद कर दिया और वे बिखर गए। वे सब अंधेरे में एक बिंदु की ओर देखने लगे। क्या हो रहा है? सैनिक डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा कि सैकड़ों राक्षसों ने एक रास्ता बना दिया है। कोई ऐसी सत्ता आ रही थी जिसने राक्षसों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कुछ ही क्षणों में वे दंग रह गए। उनके सामने कोई राक्षस नहीं बल्कि सफेद बालों और खून जैसी लाल आंखों वाला एक युवक था, जिसके बदन पर कपड़े नहीं थे और पीठ पर 2 भयंकर ब्लैक ड्रैगन बने थे। जहां से वह गुजरता कोई राक्षस उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये कोई इंसानी दिखने वाला राक्षस है? कैप्टन ने बंदूक तानी और चिल्लाया, तुम इंसान हो या राक्षस? इंसान भी और राक्षस भी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस पानी पीने आया हूं। गोलियों का डर उसे नहीं था। इतने राक्षसों को निगलने और ड्रैगन के शरीर के कारण अब गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। कैप्टन, ये वही पागल है जिसने स्कूल के गेट पर सुरक्षा गार्ड और युवा मास्टर लिन को मारा था, एक सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा। कैप्टन थोड़ा आश्वस्त हुआ। अच्छा, तो यह इंसान ही है। उसने हथियार नीचे करने का इशारा किया और मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है, भाई? मैं इस दस्ते का कैप्टन वू रुई हूँ। औपचारिकताएं छोड़ो, मैं यहाँ सिर्फ पानी लेने आया हूँ। गू किजुए सीधा अंदर चला गया। शियाओ याओ के राक्षसों को निगलने से उसे बहुत प्यास लग रही थी। नीले रंग का कवच। अंदर लोगों ने उसे डर से देखा। वह फ्रीजर के पास गया, एक बोतल निकाली और एक ही सांस में खाली कर दी। पर उसकी प्यास नहीं बुझी। उसने एक के बाद एक 20 से अधिक बोतलें पी ली, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। वहां मौजूद लोग उसे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। हा, मैंने एक शक्तिशाली सुपर मार्शल आर्मर जागृत कर लिया है। तभी बचे हुए लोगों के बीच से एक जोरदार ठहाका गूंजा। एक लंबा पतला आदमी अपनी हथेली में बन रहे नीले नौकोनीय तारे के निशान को देख रहा था। डीप ब्लू आर्मर, मुझ पर अधिकार करो। डीप ब्लू आर्मर, पजेस मी। पलक झपकते ही उसके पूरे शरीर पर एक गहरा नीला कवच चढ़ गया। लोग हैरान रह गए। सुपर मार्शल आर्मर वाला वह आदमी सीधे गू किजुए की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, ओए, तू जो न इंसान है न भूत, घुटने टेक और मरने के लिए तैयार हो जा। गू किजुए ने एक क्रूर मुस्कान दी और अपने होठों को चाटते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि एक नया जागृत हुआ सुपर मार्शल वॉरियर उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। सुपरमार्केट के भीतर गू किजुए ने आखिरकार अपना पहला सुपर मार्शल वॉरियर देखा और उस योद्धा ने देखते ही उसे मारने की कोशिश की। जब से तुम अंदर आए हो, मुझे तुम जैसा राक्षस आंखों में खटक रहा था। सब पीछे हट जाओ, मुझे इसे खत्म करने दो। डीप सी आर्मर पहने उस व्यक्ति ने हाथ झटकते हुए अपनी हथेली से एक लाइट स्वॉर्ड प्रकाश तलवार प्रकट की। यही सुपर मार्शल आर्मर की खूबी थी। न केवल इसकी ताकत और रक्षा बेजोड़ थी, बल्कि यह हवा से हथियार भी बुला सकता था। पिछले जीवन में गू किजुए इन योद्धाओं से बहुत ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि उनका कवच बेहद शानदार है। हालांकि वह पिछला जीवन था। वर्तमान गू किजुए मांस और खून का दिखने के बावजूद अजेय था। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो। गू किजुए ने अपनी खौफनाक खून जैसी लाल आंखों से उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मुर्दे को देख रहा हो। अगर मैं तुम्हारी तरह राक्षस बन जाता तो खुद को मार लेता। मरो। डीप ब्लू आर्मर वाले आदमी ने दहाड़ते हुए अपनी लाइट स्वॉर्ड से गू किजुए पर जोरदार हमला किया। मरो। गू किजुए के मुंह से बस एक शब्द निकला। उसके पीछे मौजूद जुड़वां ड्रैगन ने एक लंबी हुंकार भरी और काले प्रकाश की 2 रेखाओं की तरह झपटे। बाएं ड्रैगन ने लाइट स्वॉर्ड को दांतों से पकड़ लिया, जबकि दाएं ड्रैगन ने पलक झपकते ही अपना खूनी जबड़ा खोला और एक कड़कड़ाहट के साथ उस कवचधारी व्यक्ति की गर्दन दबोच ली। एक ही क्षण में लाइट स्वॉर्ड चकनाचूर हो गई और कवच से ढकी उसकी गर्दन कड़क की आवाज के साथ टूट गई। तुरंत ही खून के फव्वारे छूटने लगे। उसका कवच बिखर गया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ये खूनी मंजर देख कई औरतें चीखने लगीं। यहां तक कि कैप्टन वू रुई की भी सांसें थम गईं। मैं मानवता का दुश्मन हो भी सकता हूं और नहीं भी। ये पूरी तरह से मानवता पर निर्भर करता है कि वे मुझे कैसे देखते हैं। एक ठंडी हंसी के साथ गू किजुए मुड़ा और वहां से चला गया।
अंधेरे का शिकारी। जैसे ही वह सुपरमार्केट से बाहर निकला, उन्होंने तुरंत लोहे का दरवाज़ा बंद कर लिया। एक तरह से गोकिजुए ने उन्हें बचा लिया था। बाहर जमा राक्षस अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इन उत्परिवर्तित राक्षसों की नज़रों में गोकिजुए उन्हीं की प्रजाति का एक भयानक उच्च स्तरीय जीव था। जहां वह होता, कोई भी राक्षस बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता था। गोकिजुए सुपरमार्केट से बाहर निकला और एक काली छाया की ओर देखने लगा। अचानक उस छाया से एक विशालकाय जीव बाहर निकला। वह 10 फीट लंबा एक डरावना राक्षस था, जिसकी पीठ पर काले टेंटेकल्स थे, 9 पंजे, 6 पैर और पेट पर आंखें उगी हुई थीं। उस राक्षस ने एक तीखी हंसी हंसते हुए अपनी लंबी जबान से होंठ चाटे। उसने गोकिजुए को ऐसे देखा जैसे कोई स्वादिष्ट पकवान देख रहा हो। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसकी पीठ के दर्जनों नुकीले टेंटेकल्स गोली की रफ्तार से गोकिजुए की ओर बढ़े। गोकिजुए ने एक शैतानी मुस्कान दी। धमाके के साथ उसके पैरों के नीचे की जमीन फटी और वह वहां से गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखा तो वह राक्षस के बिल्कुल करीब था। उसकी तलवार म्यान से निकली और ब्लेड पर भयंकर ब्लैक ड्रैगन पावर की परत चढ़ गई। एक चीरने वाली आवाज के साथ तलवार की रोशनी एक परछाई की तरह गुजरी और राक्षस का विशाल शरीर गोकिजुए के एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट गया। शियाओ याओ खुशी से उसे निगलने के लिए कूद पड़ा। जैसे जैसे वह उसे खा रहा था, गोकिजुए अपने शरीर के भीतर एक गर्म लहर महसूस कर रहा था जो उसकी ताकत बढ़ा रही थी। ब्लैक ड्रैगन गैंग का अड्डा। क्लाउड सिटी का सबसे बड़ा भूमिगत गैंग एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में स्थित था। इस समय अर्थी येलो आर्मर, मिट्टी के रंग का कवच पहने एक गठीला आदमी 18-19 साल की एक सुंदर युवती को कंधे पर लाद कर लौटा। वाह छोटे भाई, कमाल कर दिया, तुम सच में चू बेक्सुआन की बेटी को उठा लाए। काउंटर पर बैठा एक नशेड़िया पहलवान ये देखकर कामुकता से मुस्कुराया। चू बेक्सुआन क्लाउड सिटी का सबसे अमीर आदमी था और यह गैंग हमेशा उसके दबाव में रहा था। हाँ, बधाई हो बॉस, आपको भाभी मिल गई। ये प्रलय सही समय पर आया है, अब अमीरों की शामत आएगी। तभी उस आदमी के कंधे पर लदी चू मेंगक्सी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाई, सुपर मार्शल आर्मर, आइस एंड स्नो बॉडी इंटीग्रेशन, बर्फ और हिम कवच धारण। तुरंत ही वह चांदी जैसे सफेद कवच से ढक गई। वह आदमी चौंक गया और उसने उसे दूर फेंक दिया। चू मेंगक्सी हवा में कलाबाजी खाते हुए जमीन पर स्थिर उतरी। बॉस, अनर्थ हो गया। बाहर से एक मानव रूपी राक्षस अंदर घुस आया है। तीसरे लीडर को उसने एक ही झटके में मार डाला। एक गुर्गा दहशत में भागते हुए अंदर आया। धाड़। तभी बाहर से एक खून से लथपथ आदमी किसी तोप के गोले की तरह अंदर फेंका गया। ब्लैक ड्रैगन गैंग के लीडर ने तुरंत अपना ब्लैक टाइगर आर्मर सक्रिय कर लिया। तभी गोकिजुए अंदर दाखिल हुआ, सफेद बाल, लाल आंखें और पीठ से निकलते 2 डरावने ड्रैगन। उसने किसी की परवाह नहीं की और सीधा वाटर डिस्पेंसर की ओर बढ़ा। उसने पानी का पूरा जार उठाया और पागलों की तरह पानी पीने लगा। शियाओ याओ के शिकार के कारण उसे बेतहाशा प्यास लग रही थी। पानी पीने के बाद उसने खाली जार फेंका और वहां मौजूद योद्धाओं को उंगली से इशारा करते हुए कहा, सब एक साथ आओ। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा सेवक बनना होगा। याद रखना, सेवक, गुर्गा नहीं, अहंकारी। गैंग के बॉस ने भारी आवाज में कहा, तुम इंसान हो या राक्षस? तुम। चू मेंगक्सी ने उसे पहचान लिया। उसने शाम को स्कूल गेट पर उसे देखा था। इस राक्षस से बात करने में वक्त क्यों बर्बाद करना, मार डालो इसे। चौथे गैंग लीडर ने चिल्लाते हुए अपनी लाइट ब्लेड निकाली और हमला कर दिया। गोकिजू ने ब्लैक ड्रैगन गैंग के चौथे लीडर को घूर कर देखा, जो पूरी ताकत के साथ उसकी ओर झपट रहा था। हालांकि उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और वह पलक झपकते ही उसके करीब पहुंच गया था। लेकिन गोकिजू की आंखों में वह एक घोंघे की तरह धीमा था। वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने सीधे अपना हाथ उठाया और उस लाइट ब्लेड को एक धमाके के साथ पकड़ लिया जिससे चौथा लीडर वार कर रहा था, और फिर जोरदार किक मारी। धड़ाक, कड़क। गोकिजू की किक की भयानक ताकत ने चौथे लीडर के कवच आर्मर के परखच्चे उड़ा दिए। वह एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ा, दीवार से जोर से टकराया और तुरंत उसकी मौत हो गई। मर गया। मुझे क्षमा करें, मैं अपनी ताकत पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाया। यह महसूस करते हुए कि चौथे लीडर की जान जा चुकी है, गोकिजू ने अपने नंगे हाथों से उस लाइट ब्लेड को चकनाचूर कर दिया। उसने दूसरों की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम भी मेरी ताकत का अनुभव करना चाहते हो? ब्लैक ड्रैगन गैंग का मुख्य लीडर, 5वां लीडर, 6ठा लीडर और चू मेंगक्सी सभी गोकिजू को खौफ से देख रहे थे। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ब्लैक ड्रैगन गैंग के लीडर की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उसके चौथे भाई को इतनी आसानी से पल भर में मार देने वाले इस शख्स के सामने शायद वे सब मिलकर भी एक पल नहीं टिक पाते। क्या मैंने अभी नहीं कहा, मेरे अधीनस्थ सबॉर्डिनेट्स बन जाओ? गोकिजू ने आलस के साथ अंगड़ाई ली और बेरुखी से कहा, मेरा धैर्य सीमित है। 1 मिनट के भीतर फैसला करो। वह ब्लैक ड्रैगन गैंग को अपने वश में क्यों करना चाहता था? कारण सरल था,
उसे शिकार करने और म्यूटेटेड जीवों म्यूटेटेड क्रीचर्स को निगलने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत थी। लेकिन उसे पानी चाहिए था। उसे निश्चित रूप से अपने नीचे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उसके लिए शुद्ध पानी इकट्ठा कर सकें, वरना वह इतनी परेशानी मोल नहीं लेता। वह अब तक क्लाउड सिटी के सबसे बड़े चिड़ियाघर में जाकर उस मंकी किंग को मारकर निगल चुका होता। इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? गैंग लीडर झाओ हू ने दबी आवाज़ में पूछा। गू किजू सीधे एक सोफे के पास गया और बैठ गया, सिगरेट का पैकेट निकाला, एक जलाए और बेपरवाही से कहा, मेरे अधीन हो जाओ और अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें बस मेरे लिए शुद्ध पानी इकट्ठा करना होगा। ठीक है, मेरा ब्लैक ड्रैगन गैंग आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। झाओ हू जानता था कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने ओल्ड फिफ्थ और ओल्ड सिक्स्थ के साथ गुकिजू के सामने गहरा सिर झुकाया। बहुत अच्छे, और तुम? गुकिजू की नज़र चू मेंगक्सी पर पड़ी। एक सुंदर चांदी सफ़ेद कवच ने उसके सुडौल शरीर को ढका हुआ था, जो उसकी शरीर की बनावट को पूरी तरह से उभार रहा था। चू मेंगक्सी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे ये लोग बांधकर यहाँ लाए थे। मैं इनके गैंग की सदस्य नहीं हूँ। गुकिजू ने उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम जो कोई भी हो, चून की तुम यहाँ हो और एक सुपर मार्शल वॉरियर हो तो तुम केवल मेरी अधीनस्थ ही बन सकती हो। अगर वह सुपर मार्शल वॉरियर नहीं होती तो गुकिजू उसे मुड़कर भी नहीं देखता। चू मेंगक्सी को कड़वाहट महसूस हुई। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उसने मना किया तो उसका हश्र बुरा होगा। क्या? गुकिजू ने अपना सिर थोड़ा उठाया और उसे ठंडी नज़रों से घूरने लगा। मैं सहमत हूँ। चू मेंगक्सी ने अनिच्छा से ये दो शब्द कहे। बहुत अच्छे, अगर तुम भागने की हिम्मत करती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम चाहे जहाँ भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगा। जैसे ही गुकिजू बोला, उसकी पीठ पर बने भयानक जुड़वां ड्रैगन्स ट्विन ड्रैगन्स ने एक क्रूर दहाड़ मारी। अपने पिछले जीवन में वह 8 में से 6 साल दूसरों के वर्चस्व डोमिनेटर के नीचे रहा था। अब दूसरों के जीवन और मृत्यु पर शासन करना वास्तव में अद्भुत और अवर्णनीय संतुष्टि देने वाला था। चू मेंगक्सी को लगा कि उसकी बातें सीधे उसी के लिए थीं और उसने तुरंत कहा, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं होगी मास्टर। मुझे अभी घर जाना है। मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। उसे अपने परिवार की चिंता थी। अब जब वह एक सुपर मार्शल वॉरियर के रूप में जागृत अवेकेंट हो गई थी तो उसे निश्चित रूप से वापस जाकर उन्हें देखना था। अनुमति है, अब से यही हमारा बेस होगा। जब तक तुम पर्याप्त शुद्ध पानी इकट्ठा कर सकती हो, मैं तुम्हारी आज़ादी में दखल नहीं दूंगा। यदि तुम खतरे में पड़ती हो तो तुम किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकती हो। गुकिजू ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया और हल्के से कहा, अगर तुम में क्षमता है तो तुम और अधिक सुपर मार्शल वॉरियर्स को ला सकती हो। इस कयामत अपोकलिप्स में मेरे जैसे अजेय मास्टर के साथ होने पर संख्या बल में ही शक्ति है। जी, तो मैं पहले घर जाती हूँ, चू मेंगक्सी ने कहा और बिना पीछे मुड़कर देखे चली गई। मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह वापस नहीं आएगी। चू मेंगक्सी के जाने के बाद झाओ हू ने आगे आकर यह बात कही। जो मरना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता। गुकिजू ने अपने हाथ में सिगरेट का टुकड़ा बुझा दिया और बेरुखी से कहा, यह सच है। झाओ हू सम्मान से भरा हुआ था और फुसफुसाया, मास्टर, आपकी वर्तमान स्थिति। क्या आपने सफलतापूर्वक म्यूटेशन उत्परिवर्तन का विरोध किया? यह अद्भुत है। म्यूटेशन का विरोध कोई नहीं कर सकता। गुकिजू ने उसके साथ शब्द बर्बाद नहीं किए और उदासीनता से कहा, मेरे लिए एक कमरा तैयार करो, मुझे नहाना है। वह दिन भर पसीने से तरबतर रहा था और असहज महसूस कर रहा था। चूंकि अभी तक पानी की आपूर्ति नहीं कटी थी, इसलिए उसे ठीक से सफाई कर लेनी चाहिए थी। जी मास्टर, मेरे पीछे आइए। झाओ हू ने रास्ता दिखाया और कहा, ओल्ड फिफ्थ, ओल्ड सिक्स्थ, तुरंत गैंग के सदस्यों को इकट्ठा करो और जितना हो सके उतना शुद्ध पानी जमा करो। ठीक है। झेंग फैंग और लीसी अपने तीसरे और चौथे भाइयों को दफनाने के बाद चले गए। ये कयामत का समय था, यहाँ जीवन सस्ता था। ब्लैक ड्रैगन गैंग में 100 से अधिक सदस्य थे, लेकिन आधे से अधिक म्यूटेट हो चुके थे। वहाँ कुल 8 सुपर मार्शल वॉरियर्स थे। अब 2 मर चुके थे, 6 बचे थे, झाओ हू, लीसी, झेंग फैंग, डेंग तियान, वू जियाओ और तांग हुआंग। डेंग तियान, वू जियाओ और तांग हुआंग अभी भी रसद सप्लाईज की तलाश में बाहर थे और वापस नहीं लौटे थे, वरना शायद एक और मारा जाता। अब तक सुपर मार्शल वॉरियर्स के समूह जागृत अवेकनिंग हो रहे थे और साम्राज्य की सेना ने आंतरिक म्यूटेंट्स से निपटने के बाद बचे हुए लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया था। गड़गड़ाहट। क्लाउड सिटी के रात के आकाश में कभी कभी बमवर्षक विमानों को अंधेरे को चीरते हुए देखा जा सकता था, लेकिन उन पर म्यूटेट हुए कीड़ों और पक्षियों द्वारा घात लगाकर हमला भी किया जाता था और जरा सी लापरवाही विमान दुर्घटना और मृत्यु का कारण बन सकती थी। पूरे क्लाउड सिटी में हर जगह आग लगी हुई थी और सेना के टैंक, बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए थे। कई मानव सुपर मार्शल योद्धा बचे लोगों को बचाने के लिए सेना में शामिल हो गए।
और सेना के भीतर भी जागृत सुपर मार्शल योद्धा मौजूद थे। शहर में हर जगह इंसानों और म्यूटेटेड राक्षसों के बीच लड़ाई देखी जा सकती थी। यहाँ तक कि सुपर मार्शल वॉरियर्स भी मौत के खतरे में पड़ सकते थे यदि उनका सामना ट्रू सीड लेवल म्यूटेटेड बीस्ट से हो जाए। म्यूटेटेड राक्षसों के भी स्तर लेवल्स थे। नॉर्मल, डिजास्टर सीड, ट्रू सीड, वेरिएंट सीड, इविल सीड, कैलेमिटी। साधारण म्यूटेटेड राक्षसों को हथियारों से मारा जा सकता था, लेकिन डिजास्टर सीड का सामना करना कुछ कठिन था। ट्रू सीड और भी भयानक थे, जिनके पास पहले से ही प्रारंभिक बुद्धि थी और वे साधारण म्यूटेटेड जीवों को आदेश देने में सक्षम थे। वेरिएंट सीड स्तर के जीवों को म्यूटेटेड जीवों के बीच लॉर्ड, सामंत कहा जा सकता था। इविल सीड स्तर के प्राणी म्यूटेटेड जीवों के बीच राजा के समान थे। जब एक राजा क्रोधित होता है तो लाखों मारे जाते हैं। और अंतिम कैलेमिटी आपदा स्तर का म्यूटेटेड जीव ब्लैक माम्बा इसी स्तर का था। ये असली अधिपति ओवरलॉर्ड्स थे, जिनका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। एक बार जब कैलेमिटी स्तर का म्यूटेटेड जीव प्रकट हो जाता तो यह मानवता के लिए विनाशकारी आपदा होती थी। गुकिजू के पिछले जीवन में 10 लाख बचे लोगों वाले एक आश्रय शेल्टर को एक कैलेमिटी लेवल म्यूटेटेड जीव ने नष्ट कर दिया था। मानव सुपर मार्शल वॉरियर्स ने इसे बमुश्किल पीछे हटाने से पहले अनगिनत हताहतों का सामना किया था। कैलेमिटी लेवल के भीतर भी ताकत में अंतर था। ब्लैक माम्बा के साथ गुकिजू के फ्यूजन से बना ब्लैक ड्रैगन कैलेमिटी लेवल का पूर्ण अधिपति कहा जा सकता था, एक वास्तव में अद्वितीय अस्तित्व जिसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। न तो म्यूटेटेड जीव और न ही मानव सुपर मार्शल वॉरियर्स उसे कोई खतरा पहुंचा सकते थे। आकाश में 2 चांद लटके हुए थे, रात विशाल और अनंत थी। देश भर में हर तरह के उत्परिवर्ती राक्षस म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स उत्पात मचा रहे थे। इंसान, जानवर, पौधे, कीड़े और अन्य लगभग 70% म्यूटेट हो चुके थे। इस भयानक अनुपात का मतलब था कि हर 10 जीवित प्राणियों में से 7 उत्परिवर्ती बन चुके थे। साम्राज्य की सेना को भी भारी नुकसान हुआ था। कुछ शहरों के युद्ध क्षेत्र तो पूरी तरह ढह चुके थे और म्यूटेटेड जीवों का साम्राज्य बन गए थे। न्यू गॉड ग्रुप टावर के पास धमाकों और दहाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। बूम, बैंग, रॉ। 10 से अधिक सुपर मार्शल वॉरियर्स चारों ओर से हमला करने वाले राक्षसों का सफाया कर रहे थे। उनका नेतृत्व करने वाले योद्धा ने टोटी आर्मर पहना हुआ था। एक भारी विशाल भाला ग्रेट हैल्बर्ड थामे वह राक्षसों की भीड़ को चीर रहा था। कोई भी राक्षस उसके एक वार के आगे टिक नहीं पा रहा था। चेयरमैन, यह ऐसे नहीं चल सकता। राक्षस बहुत ज्यादा हैं, हम सबको नहीं मार सकते। फ्लेम आर्मर पहने एक महिला ने लड़ते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचकर कहा, हमारे भाइयों का स्टैमिना खत्म हो रहा है। चलिए पहले भूमिगत शेल्टर अंडरग्राउंड शेल्टर में पीछे हटते हैं। मेंगक्सी, डैडी सिर्फ अब तक तुम्हारा इंतजार कर सकते थे। ताती आर्मर वाले व्यक्ति ने बेबसी से आह भरी। वह टावर के पास राक्षसों को सिर्फ इसलिए मार रहा था ताकि अपनी बेटी के लौटने का इंतजार कर सके। अब उसे लग रहा था कि उसकी बेटी शायद किसी राक्षस का निवाला बन चुकी है। तभी अंधेरे को चीरती हुई आइस एंड स्नो आर्मर पहने एक महिला वहां पहुंची। उसके हाथ में बर्फ का धनुष था, जिससे वह एक साथ कई बर्फीले तीर छोड़ रही थी। आप लोग कौन हैं? क्या आपने मेरे पिता को देखा है? चू मेंगक्सी ने लड़ते हुए पूछा। चूंकि सबने कवच पहने थे, इसलिए कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था। वह अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग से यहां तक पहुंचते पहुंचते काफी थक चुकी थी। हाँ, बहुत अच्छे मेंगक्सी, तुम सच में एक सुपर मार्शल वॉरियर बनकर लौटी हो। सब पीछे हटो। ये सुनकर चू बेक्सुआन ताती आर्मर वाला व्यक्ति ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। वह सबसे अंत में टावर में दाखिल हुआ और लिफ्ट के बंद होने से ठीक पहले अंदर कूद गया। लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही सबने अपने हेलमेट उतारे। पिताजी, माँ और छोटी बहन कैसी हैं? चू मेंगक्सी अपने पिता को सुरक्षित देखकर और उन्हें खुद से भी शक्तिशाली कवच में पाकर बेहद खुश थी। वे सब ठीक हैं, नीचे शेल्टर में। चू बेक्सुआन ने राहत की सांस ली। वह 30 के दशक की शुरुआत का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर रसूख और ताकत का दबदबा साफ झलकता था। 500 अरब की वैल्यू वाले न्यू गॉड ग्रुप का चेयरमैन चू बेक्सुआन देश का जाना माना बिजनेस टाइकून था। उसने टावर के नीचे परमाणु युद्ध झेलने में सक्षम एक आधुनिक शेल्टर बनवाया था। शेल्टर की रणनीति, सुमू, जाओ और रसद सप्लाईज की व्यवस्था देखो कि हमारे 100 से ज्यादा लोगों के लिए ये कब तक चलेगा। शेल्टर में पहुंचने के बाद चू बेक्सुआन ने निर्देश दिया। फिर वह अपनी बेटी को अंदर ले गया। वहां चू मेंगक्सी ने संक्षेप में गुकिजू के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया। ओह, तो ऐसा कोई व्यक्ति भी है, लेकिन अब जब तुम वापस आ गई हो तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को दासी सर्वेंट बनाने की हिम्मत करने वाले के पास काफी जिगरा है। चू बेक्सुआन की आंखों में कत्ल की चमक कौंधी। वह आदमी बहुत क्रूर है। अगर मैं वापस नहीं गई तो मुझे डर है कि वह यहाँ मुसीबत खड़ी कर देगा, चू मेंगक्सी ने चिंतित होकर कहा।
ज्यादा मत सोचो, इस मामले को डैडी पर छोड़ दो। चुबेक्सुआन ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। चुबेक्सुआन की बेटी को नौकरानी बनाने की सोचने वाले का मरना तय है। देर रात तक क्लाउड सिटी में साम्राज्य की सेना ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया क्योंकि उनके नुकसान बहुत अधिक थे। गोला बारूद खत्म हो रहा था और सुपर मार्शल वॉरियर्स थक चुके थे। गुकिजू का इरादा। इधर अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में झाओ हू ने गुकिजू को पानी की एक बाल्टी लाकर दी और कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि हम शहर में ज्यादा देर नहीं रुक सकते। खाना खत्म हो जाएगा। मुझे पश्चिमी उपनगरों में एक मिलिट्री बेस का पता है। चलिए पहले बीज सीड्स लेते हैं और फिर उस बेस पर कब्जा करते हैं। हम यहाँ से क्यों जाएं? गुकिजू के पीछे मौजूद बाएं ड्रैगन ने पानी की बाल्टी उठाकर सीधे उसके मुंह तक पहुंचा दी और उसने गपागप पानी पिया। क्या जाना बेहतर नहीं है? झाओ हू हिचकिचाया। सिर्फ बेवकूफ़ ही यहाँ से जाएंगे। म्यूटेटेड जीवों के मरने के बाद धरती उनके खून को सोख लेती है और एक फल उगता है। अगर उसे खाया जाए तो वह तुम्हारे सुपर टैटू को शक्तिशाली बना सकता है, गुकिजू ने खड़े होते हुए कहा। ये फल बहुत ज़रूरी है और केवल 12 घंटे तक रहता है। उसके बाद वे वेरिएंट ग्रेड के राक्षसों में बदल जाते हैं। तो हमारे सुपर टैटू विकसित इवॉल्व हो सकते हैं। फिर तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। झाओ हू की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, याद रखो, सबको पानी के स्रोत खोजने में लगाओ। समय आने पर मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त म्यूटेटेड फल सुरक्षित करूंगा। इतना कहकर गुकिजू चलने लगा। अब मुझे भी विकसित होने के लिए म्यूटेटेड जीवों को निगलने जाना चाहिए। तुम लोग रसद का इंतजाम करो, और अगर वह औरत कल तक वापस नहीं आई तो वह मौत की हकदार है। अपने पिछले जीवन में गुकिजू ने अनगिनत बार यह सपना देखा था कि वह बिना किसी म्यूटेटेड राक्षस के हमले के बाहर घूम सके। अब आखिरकार उसने इसे हासिल कर लिया था। अंधेरे शहर में वह जहां से भी गुजरता, साधारण और ट्रू सीड स्तर के राक्षस डर के मारे भाग खड़े होते। केवल अबेरेंट स्तर के जीव ही उस पर हमला करने की हिम्मत जुटा पाते थे। पुची क्लाउड सिटी के सबसे बड़े चिड़ियाघर के रास्ते में गुकिजू ने एक हाई स्कूल के बाहर लगातार 3 एबेरेंट राक्षसों को मार गिराया। क्या वह भी कोई राक्षस है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जब वह अभी यहाँ आया तो बाकी सभी राक्षस पागलों की तरह भाग गए। ये शख्स शायद उनसे भी अधिक भयानक म्यूटेटेड जीव है। हमें बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। स्कूल में छिपे सुपर मार्शल आर्टिस्ट गुकिजू को उन 3 एबेरेंट जीवों को मारते देख दंग रह गए जो उन्हें पल भर में खत्म कर सकते थे। पीठ से निकलते जुड़वां ड्रैगन, खून जैसी लाल आंखें, सफ़ेद बाल और राक्षसों को डरा देने वाली उसकी क्षमता, भला उसे इंसान कौन समझता। जब जुड़वां ड्रैगन जमीन पर पड़े उन 3 जीवों को निगल रहे थे, गुकिजू की नज़र हाई स्कूल की ओर मुड़ी। उसे धुंधला सा याद था कि पिछले जीवन में इस स्कूल में कुछ असाधारण योद्धा थे, खासकर जीशांग नाम का एक लड़का जिसका असुरा आर्मर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जीशांग, बाहर आओ। गुकिजू ने अपनी आवाज़ ऊंची की और स्कूल की ओर कहा। कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को अपने साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी था। हालांकि वह खुद बहुत मजबूत था, लेकिन बाद के चरणों में समुद्र में कई शक्तिशाली जीव पैदा होने वाले थे। ब्लैक ड्रैगन अकेले की लड़ाई में किसी से नहीं डरता था, लेकिन अगर उसे चारों ओर से घेर लिया जाए तो उसे भी पीछे हटना पड़ता था। जी भाई, वह आपको बुला रहा है। प्रवेश द्वार के पीछे 3 लोग छिपे थे, जिसका लीडर असुरा आर्मर पहने हुए था। बाकी 2 ने क्रमशः ब्लैक क्रो और फायरबर्ड आर्मर पहने थे। ये तीनों उस स्कूल के सबसे शक्तिशाली छात्र थे। वह मुझे जानता है। जीशांग ने स्कूल गेट के बाहर खड़े सफ़ेद बालों वाले उस आदमी को देखा और क्षण भर के लिए हिचकिचाया। फिर दरवाज़ा खोलकर वह सीधे गेट की ओर बढ़ा और जोर से पूछा, तुम मुझे जानते हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। गुकिजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैसा रहेगा अगर तुम अपने स्कूल के सभी सुपर मार्शल वॉरियर्स को लेकर मेरे साथ चलो? तुम सुपर मार्शल वॉरियर नहीं हो, फिर भी इतने शक्तिशाली कैसे हो? जीशांग ने तुरंत जवाब देने के बजाय सवाल किया। अपनी हाड़ मांस की देह से उन 3 राक्षसों को मार देना उसे असंभव लग रहा था। ये राक्षस भी सुपर मार्शल वॉरियर नहीं हैं, फिर वे तुम्हें क्यों मार सकते हैं? गुकिजू ने धीमे से कहा, तुम्हारा असुरा आर्मर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अभी ये केवल 1 स्टार का है। वे 3 एबेरेंट जीव दूसरे स्तर के थे। ये तो। जीशांग रुका, फिर बोला, तुम्हें बहुत कुछ पता लगता है। मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, लेकिन स्कूल में 38 छात्र और 21 जागृत अवेकेंट योद्धा हैं और बाहर इतने राक्षस हैं। तुम क्या करने वाले हो? स्कूल में खाने पीने की चीजें हैं, तो चिंता क्या है? गुकिजू ने बेरुखी से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहा, तुम यहीं रहोगे। अगर तुम मुसीबत में होगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बशर्ते तुम सब मेरी बात मानो। ठीक है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सुपर मार्शल के स्टार लेवल को कैसे बढ़ाया जाए? गुकिजू ने बताया, 2 तरीके हैं। पहला, कल दिन का इंतजार करो और सूरज की रोशनी को सोखो।
दूसरा, म्यूटेटेड फ्रूट, उत्परिवर्ती फल खाओ। जब म्यूटेटेड जीव मरते हैं तो धरती उनका खून सोख लेती है। सूरज की रोशनी पड़ने पर म्यूटेटेड पेड़ उगेंगे जिनके फल खाकर तुम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हो। मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, कल लौटकर तुम्हें फल लेने ले चलूंगा। 9 पूंछ वाली लोमड़ी और चूहा राजा। जैसे ही गुकिजू चिड़ियाघर की ओर बढ़ा, शिओयाओ ड्रैगन की आत्मा की आवाज आए, मास्टर, हम अकेले ही काफी हैं, इतने लोगों को साथ लेने की क्या जरूरत है। शिओयाओ, पिछले जीवन में तुम्हारी इसी अकड़ ने तुम्हें मुसीबत में डाला था। जीशांग का असुरा आर्मर कयामत कैलेमिटी स्तर के बराबर है। वह भविष्य का एक बड़ा स्तंभ है और एक अच्छा मददगार साबित होगा। ओह, अचानक एक राक्षस ने गुकिजू का रास्ता रोक लिया। उसे देखकर अन्य राक्षस ऐसे भाग गए जैसे शेर को देखकर खरगोश। रास्ता रोकने वाला ये जीव कोई मामूली राक्षस नहीं, बल्कि एक सफेद लोमड़ी थी जो भैंसे से भी बड़ी थी और उसकी 9 पूंछें थीं। ओह, इविल सीड लेवल। गुकिजू मुस्कुराया, तो तुम यहाँ हो, व्हाइट फॉक्स सफेद लोमड़ी। वह जानता था कि यह लोमड़ी बहुत चालाक थी और आगे चलकर कैलेमिटी लेवल तक पहुंचने वाली थी। ची, ए लोमड़ी, कहाँ भाग रही हो? मेरी दासी कॉन्क्यूबाइन बन जाओ तो तुम्हारी जान बख्श दून। तभी अंधेरे से एक विशाल आकृति सामने आए। गुकिजू ने आंखें सिकोड़कर देखा, ये चूहा राजा रैट किंग था जो कैलेमिटी लेवल का जीव था। हालांकि यह अपने स्तर में सबसे कमजोर था, लेकिन इसके पीछे लाखों चूहों की सेना होती थी। ची ची ची, चूहा राजा के प्रकट होते ही चारों तरफ अंधेरे में हजारों लाल आंखें चमकने लगीं। चूहा राजा 2 पैरों पर खड़ा था, लगभग 10 फीट ऊंचा, और अपने पंजों में पकड़े एक इंसान के हाथ को चबा रहा था। कैलेमिटी लेवल आपदा स्तर के जीव भी शक्तिशाली और कमजोर श्रेणियों में बंटे हुए थे, और ऐसा लगता था कि चूहा राजा इस स्तर के सबसे कमजोर समूह से था। फिर भी वह इविल स्पिरिट रैंक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सैकड़ों म्यूटेटेड चूहे लार टपकाते हुए गुकिजू और सफेद लोमड़ी को घेरे हुए थे। चूहा राजा एक इंसानी हाथ चबाते हुए आगे बढ़ा। जब उसने गुकिजू को देखा, जो आधा इंसान और आधा राक्षस जैसा दिख रहा था, तो वह थोड़ा ठिठका। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम कौन हो? इस जीव से उसे अपने रक्तबीज ब्लड लाइन पर एक दबाव महसूस हो रहा था। बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन, मुझे बचा लीजिए। गुकिजू के सामने खड़ी सफेद लोमड़ी अचानक रोशनी के घेरे में बदल गई और एक महिला का रूप धारण कर लिया। उसने सफेद लोमड़ी के फर वाली पोशाक पहनी थी, उसके चांदी जैसे बाल कमर तक लंबे थे और उसकी 9 पूंछें उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थीं। उसकी नज़र में गुकिजू कोई साथी जीव था जो विकसित होकर ड्रैगन जैसा दिखने लगा था, इसलिए उसने भी अपना मानवीय रूप ले लिया। भाई, मैं सलाह दूंगा कि मेरे काम के बीच में मत आओ। ये कामुक लोमड़ी मेरी है, चूहा राजा ने घूरते हुए कहा। हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, तुम बस यहाँ से चले जाओ। चले जाओ, अगर मैं तुम्हें निगल न जाऊं तो क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? गुकिजू ने अपने होठों पर जुबान फेरी और एक खूंखार मुस्कान दी। उसी क्षण उसके सिर पर ड्रैगन के सींग निकल आए, रीढ़ की हड्डी से एक पूंछ निकल आई, त्वचा पर ड्रैगन की खाल स्केल्स उभर आईं और मुंह में 2 नुकीले ड्रैगन दांत उगाए। ये चूहा राजा तीसरे स्तर टियर 3 का था, जबकि गुकिजू अभी दूसरे स्तर पर था। उसे अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध मुद्रा अपनानी ही थी। मेरे प्यादों, हमला करो! चूहा राजा ने चिल्लाकर अपने चूहों को हमले का आदेश दिया। सफेद लोमड़ी ने अपने पंजे निकालते हुए कहा, बड़े भाई, इन छोटे चूहों को मुझ पर छोड़ दें। आप उस चूहा राजा को मार डालिए, अब से मैं आपके साथ रहूंगी। गुकिजू की आंखों में खून की चमक उतरी और उसके मुंह से काली ऊर्जा चीख निकली। एक धमाके के साथ वह आगे बढ़ा और अपनी ताची तलवार निकाल ली, जिस पर काली ड्रैगन शक्ति सवार थी। धड़ाक, झंझनाहट, ड्रैगन और चूहे के बीच भीषण टक्कर हुई। तलवार और चूहों के पंजों के टकराने से धातु जैसी आवाजें आने लगीं। पहली ही भिड़ंत में चूहा राजा कई मीटर पीछे जा गिरा और उसकी छाती पर तलवार के 2 गहरे निशान बन गए। ड्रैगन शक्ति के बावजूद ये हथियार कमजोर पड़ रहा है, गुकिजू ने आह भरी। अगर उसके हाथ में किसी सुपर मार्शल वारियर का हथियार होता तो वह चूहा राजा को अब तक काट चुका होता। फिर भी उसकी तलवार पर चढ़ी ब्लैक ड्रैगन पावर चूहा राजा की अभेद्य खाल को चीरने के लिए काफी थी। गुकिजू की ताकत असीम थी, उसकी तलवार प्रति सेकंड कई बार वार कर रही थी। चूहा राजा केवल अपना बचाव कर पा रहा था। गुकिजू की पीठ पर मौजूद 2 ड्रैगन्स भी समय समय पर चूहा राजा के शरीर से मांस के टुकड़े नोच रहे थे। यह मुझसे एक स्तर नीचे है, फिर भी इतना शक्तिशाली कैसे है? क्या यही ड्रैगन की शक्ति है? चूहा राजा बुरी तरह डर गया और जख्मी हालत में भागने की कोशिश करने लगा। यहीं रुको! गुकिजू ने दहाड़ लगाए और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक ही सेकंड में उसने 5 बार वार किया और तलवार की 5 प्रचंड लहरों ने चूहा राजा के पंजों को लगभग काट ही दिया। अंततः गुकिजू ने चूहा राजा की कमर और कंधे पर ऐसे गहरे घाव किए कि वह दर्द से कराह उठा और अपने असली चूहे वाले रूप में आकर तेजी से भागा। लेकिन गुकिजू उसे जिंदा कैसे जाने देता?
एक कैलेमिटी लेवल के जीव को निगलने का मतलब था अपार शक्ति। वह उसके पीछे लपका और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। ब्रेकर थ्रू और लोमड़ी का समर्पण। कुछ समय बाद गुकिजू वापस लौटा। उसकी आभा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। चूहा राजा को निगलने के बाद वह तीसरे स्तर टियर 3 पर पहुंच चुका था। मुझे लगा तुम भाग गई होगी, गुकिजू ने सफ़ेद लोमड़ी को वहां देखकर हैरानी जताई। सफ़ेद लोमड़ी अपने कोमल पैरों से चलकर उसके पास आए और झुककर कहा, बड़े भाई ब्लैक ड्रैगन ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मैं भागने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? गुकिजू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह लोमड़ी वास्तव में बहुत आकर्षक थी। मास्टर, आपके विचार थोड़े दुष्ट हो रहे हैं। उसी समय शियो याओ ड्रैगन आत्मा की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। ड्रैगन स्वभाव से कामुक होते हैं। ये सब तुम्हारे जीन का असर है। मुझे इंसानी औरतों को देखकर कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन इस राक्षसी को देखकर मेरी इच्छाएं जाग रही हैं। गुकिजू ने तुरंत सारा दोष शियो याओ पर मर दिया। ठीक है, सब मेरी गलती है, शियो याओ ने चिढ़कर जवाब दिया। सफ़ेद लोमड़ी ने अपनी नशीली आंखों से देखते हुए कोमल आवाज में कहा, बड़े भाई, अब से मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। गुकिजू ने अपनी शारीरिक इच्छाओं को दबाया और कहा, तो चलो, मेरे साथ एक जगह चलो। और वह चिड़ियाघर की दिशा में दौड़ने लगा। लोमड़ी ने अपने होंठ चबाए और मन ही मन सोचा, एक जगह, कहीं यह मेरे साथ वो तो नहीं करना चाहता। वह चुपचाप उसके पीछे हो ली। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशन स्वॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी की 1 से 10 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।